राजस्थान विधानसभा में पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी विधायक कालीचरण के कोरोना को लेकर लगाए गए आरोपों पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि आपके आरोप गलत हैं। इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना के दौर में बीजेपी वाले अपने घरों में बैठे रहे, जिसके बाद खाचरियावास और नेता प्रतिपक्ष कटारिया के बीच जमकर तीखी नोकझोंक हुई। सदन में हुए हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष को आधे घंटे के लिए सदन स्थगित करना पड़ा। जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो फिर हंगामा हो गया। इसके बाद कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं लाइव। रामस्वरूप, तो 2 बार कार्रवाई सदन की स्थगित की गई और अब 2 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई थी, तो क्या कार्रवाई शुरू हो गई और जो हंगामा हुआ वो आखिर क्या कुछ रहा? देखिए, आज कोरोना पर चर्चा होनी थी, लेकिन कोरोना को लेकर के कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर शुरू हो गया था। जिस तरह से हमने देखा कि जब राशन वितरण हुआ था जयपुर शहर में अलग अलग जगह पर, तब भाजपा के कई नेताओं ने जो है इस तरह का आरोप लगाया था कि वो जो है जानबूझकर अपने अपने कार्यकर्ताओं को खाना बांटते हैं, सार्वजनिक रूप से खाना नहीं बांटते, इस तरह का आरोप लगाए थे। लेकिन इसी दरमियान आज जब ये बात उठी तब शांति धारीवाल ने कहा था कि भाजपा के नेताओं ने भी हम मंत्रियों को और विधायकों को बाकायदा लिस्ट भेजी गई थी कि यहाँ खाना भिजवाइए। जब ऐसा भाजपा के नेताओं ने किया तो फिर उस बात पर वो क्यों आरोप लगा रहे हैं? जहां खाना मांगा गया वहां भिजवाया गया, कहीं नहीं हो तो बताइए। धारीवाल साहब ने साफ तौर पर कहा कि मैं लिस्ट पेश कर दूंगा अगर ये झूठ हुआ तो। इसी बात को लेकर के जब प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी आरोप लगाया कि जो भी विपक्ष आरोप लगा रहा वो पूरे तरह से झूठ है, उसके बाद में सदन में जितने भी विपक्ष के विधायक वो तमाम विधायक खड़े होकर के हंगामा करने लगे। उस समय सभापति मंच पर आसन पर थे तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से रोका, लेकिन वो रुके नहीं। तो उसके बाद में सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा था। लेकिन बाद में जब दोबारा सदन शुरू हुआ तब वही वापस विषय उठ गया और कोरोना को लेकर के जो व्यवस्थाएं की गई थी, खाना वितरण किया गया था, उन बातों को लेकर के जोर शोर से हंगामा हुआ। 2 बार सदन को स्थगित करना पड़ा और अब 2 बजे दोबारा से सदन शुरू हुआ है। अब देखते हैं किस तरह की कार्रवाई आगे होती है। जी रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपके पास लौटूंगी और अपडेट्स लेने के लिए। उधर राजस्थान विधानसभा में प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि गहलोत सरकार ने कोरोना को हराने के लिए हर संभव कदम उठाए, जिसकी तारीफ केंद्र सरकार ने भी की थी। रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को रियायतें भी दी गई, वहीं केंद्र के साथ मिलकर राज्य सरकार अब भी कार्य कर रही है। रघु शर्मा ने कहा कि जान है तो जहान है। इस दौर में प्रधानमंत्री जी ने बराबर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और उन्होंने, मैं खुद भी मुख्यमंत्री जी के साथ ही बैठा रहता था, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी ने जो इनिशिएटिव्स लिए राजस्थान के अंदर वो शानदार इनिशिएटिव्स हैं और दूसरे राज्यों को भी इन इनिशिएटिव्स को फॉलो करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत सुकून की बात है। उधर राजस्थान के लिए गठित कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी फिलहाल जयपुर का दौरा नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक कमेटी के सदस्य दिल्ली में ही राजस्थान के राजनीतिक हालात की चर्चा करेंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि कमेटी के सदस्य माहौल के ठंडा होने तक किसी तरह का निर्णय नहीं करेंगे और इस बीच उन्हें जिन नेताओं और विधायकों से चर्चा करनी होगी उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा। इससे पहले कहा जा रहा था कि 3 सदस्यीय कमेटी 24 से 25 तारीख को जयपुर का दौरा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कमेटी नहीं चाहती है कि उनके दौरे से शांत हो रहा राजनीतिक माहौल फिर से गर्म हो और विधायक उनसे मुलाकात के लिए अनावश्यक रूप से चक्कर काटें। आपको यहां पर बता दें कि कांग्रेस ने अहमद पटेल, अजय माकन और वेणुगोपाल की कमेटी बनाई है जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के विधायकों की समस्याओं का समाधान करेगी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा जी जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। संजय जी, तो जो 3 मेंबर्स की कमेटी थी जो राजस्थान जाने वाली थी, जो पायलट गुट की जो समस्याएं थी उनका समाधान करने के लिए वो राजस्थान का दौरा नहीं कर रही हैं, इसके पीछे की वजह और क्या इसके मायने निकाले जाएं? देखिए, हो सकता है कि चूंकि अभी विधानसभा सत्र है चल रहा है तो उसके बाद ये डिसाइड करें कि आना है, या ये हो सकता है कि बजाय ये 3 सदस्यीय कमेटी वहां जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो सचिन पायलट हैं उनको दिल्ली बुला लिया जाए और वहां बैठकर ये करें, ताकि जब कमेटी यहाँ पे आएगी तो उसके ऊपर कई तरह के प्रेशर हो सकते हैं, लोकल प्रेशर्स वगैरह, तो इसलिए ये डिसाइड किया हो सकता है बाद में
दौरा कर ले या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली बुला ले। जी संजय जी, जिस तरीके से पहले जो एक्शंस कांग्रेस ने लिए थे, चाहे वो अविनाश पांडे को हटाना हो, अजय माकन को प्रभार देना हो राज्य का, ये तमाम जो एक्शंस लिए थे वो काफी जल्दी लिए थे और अब जब कमेटी राजस्थान नहीं जा रही है तो क्या इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन करने की तरह इसे माना जा सकता है? नहीं, देखिए अभी ये नहीं कह सकते कि कल कमेटी का नहीं आने से कोई बात ऐसी डिले हो रही हो, क्योंकि असली बात यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार और जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी है बोर्ड कॉर्पोरेशंस वगैरह में, उसके ऊपर मंथन होना है, उन नामों पे मंथन होना है, किसको लेना है मंत्रिमंडल में, किसको नहीं लेना है, इस तरह की बातें, किसको कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो इन सब चीजों को डिसाइड करने के लिए कमेटी का आना जरूर नहीं है, और बल्कि खुद सचिन पायलट भी शायद सहज महसूस करेंगे यदि ये मीटिंग दिल्ली में हो, क्योंकि वो यदि जयपुर में रहेंगे तो उनके जो समर्थक विधायक हैं और जो दूसरे विधायक जो खुलकर उनके साथ नहीं थे लेकिन पहले उनके साथ थे, बाद में अशोक गहलोत कैंप में गए, उन सबका एक दबाव बन सकता है, स्थानीय कार्यकर्ताओं का दबाव हो सकता है, लोग बहुत मिलने आएंगे, बहुत तरह के सिफारिशें लगाते हैं, अपने समर्थकों के साथ आ जाते हैं। तो इन सबसे दूर रहकर अगर काम किया जाए तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा इसको सहज और सुविधा समझते हैं। जब हमने विधानसभा के टिकट वितरण की बात की तब भी हमने यही देखा कि सारे फैसले दिल्ली में बैठकर लिए गए। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास भी मैं लौटूंगी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1.5 साल में विकास के नाम पर 1.5 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। वसुंधरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने उनकी योजनाओं के नाम बदले हैं। वसुंधरा राजे ने इंदिरा रसोई योजना को लेकर भी गहलोत सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में उनकी सरकार ने अन्नपूर्णा योजना शुरू की थी, जिसका मकसद हर किसी को भोजन उपलब्ध कराना था, और अब इस योजना का नाम भी बदलकर इंदिरा रसोई योजना रखा गया है। वसुंधरा राजे ने कहा कि अगर वो इस योजना का श्रेय लेने की सोच रहे हैं तो ये उनकी भूल है। आपको बता दें कि गुरुवार को अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी, जिसमें महज 8 रुपए में लोगों को खाना उपलब्ध कराया जाएगा। संजय वोरा जी हमारे साथ लगातार जयपुर से जुड़े हुए। संजय जी, तो एक बार फिर नाम को लेकर यहाँ पे सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। वसुंधरा राजे कह रही है कि अन्नपूर्णा योजना थी जिसका नाम बदल दिया, और श्रेय लेने की कोशिश गहलोत सरकार कर रही है। आकांक्षा, इस आरोप में दम दिखता है, क्योंकि सिवाय इसके कि आप बिठा करके खाना खिला रहे हैं और आपने अन्नपूर्णा रसोई का नाम बदल करके इंदिरा रसोई कर दिया गया है, इस स्कीम में कोई फर्क नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस योजना को कल लॉन्च किया था, ये पहले मोबाइल वैन्स के जरिए अलग अलग स्थानों पर खड़ी की जाती थी और उसमें 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए में नाश्ता, 12 रुपए में खाना दिया जाता था। अब भी वही है, कुछ खास फर्क नहीं है। तो इस आरोप में तो दम है कि केवल नाम बदला गया है इस स्कीम का, और मुझे समझ में नहीं आता कि ये नाम बदलने की जो ये राजनीति होती है क्यों चलती है। पहले हमारे यहाँ राजीव गांधी शिक्षा संकुल था, उसका नाम बदल के राधा कृष्ण किया, फिर कांग्रेस सरकार आई, उसने वापस राजीव गांधी शिक्षा संकुल किया। आखिर क्या फर्क पड़ता है? असली बात यह है कि आप किसी भी स्कीम को किस कितने बेहतर तरीके से लागू करते हैं, वो ज्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि आपने उसका नाम क्या रखा है। जी शुक्रिया संजय जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। उधर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निजीकरण किए जाने पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया है। खाचरियावास ने कहा कि एयरपोर्ट को निजी हाथों में देना जनता के साथ धोखा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जयपुर समेत 3 एयरपोर्ट को निजी हाथों में देने से जनता को नुकसान होगा। एयरपोर्ट का निजीकरण करना ये देश की जनता के साथ धोखा है। एयरपोर्ट जयपुर का, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी का आपने अडानी को दे दिया। इससे हर चीज महंगी हो जाएगी, टिकट महंगी हो जाएगी, खाने पीने की चीज महंगी हो जाएगी। जो एयरपोर्ट को बनाने में मनमोहन सिंह जी सरकार ने इतनी मेहनत की और पूरे देश में एयरपोर्ट तैयार किए मॉडर्न, अब उनको आप निजीकरण करके और उन प्राइवेट हाथों में दे रहे, उनको तो फायदा होगा लेकिन जनता को और सरकार को नुकसान होगा। इस कोरोना संकट में मैंने देखा सिर्फ 3-4 उद्योगपति है जिनकी संपत्ति 2 गुना 4 गुना हो गई। आप उनको तो मजबूत कर रहे हैं लेकिन देश की जनता कमजोर हो रही है। हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए राजस्थान से। रामस्वरूप, तो एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन पर यहां पर राजस्थान सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई है।
बिल्कुल, जिस तरह से निजीकरण हुआ है वो उसको लेकर के कांग्रेस के कई नेताओं का कहना है कि ये जो है पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का निजीकरण किया जा रहा है। चाहे निजीकरण रेलवे का हो, चाहे एयरपोर्ट का हो, चाहे किसी और उपक्रम का हो, ये निजीकरण क्या जो लगातार किया जा रहे हैं, तो उसके विरोध में कांग्रेस और बाकी जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो लगातार विरोध करते हैं और कर्मचारी संगठन लगातार इसका विरोध करते हैं। तो अभी जो जयपुर एयरपोर्ट को जिस तरह से निजी हाथों में दिया गया है तो इसका संचालन तो निजी कंपनी के द्वारा किया जाएगा, लेकिन अब जो यात्री होंगे उन्हें सुविधाएं भले काफी मिलेगी लेकिन उनके लिए काफी महंगा पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हर आदमी धनाढ़ी हो, कई मध्यम वर्ग के गरीब तबके के लोगों को भी हवाई सेवा से कभी बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा शुल्क लगेगी, चाहे पार्किंग शुल्क हो, चाहे अंदर जो बाकी जो सुविधाएं हो उनकी शुल्क हो। तो ये कह सकते हैं कि बहुत महंगा जो है आम आदमी के लिए भारी पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस का और बाकी जो कई संगठन है वो भी कहते हैं कि जो निजीकरण किया जा रहा है वो आम आदमी के हित में नहीं है। जी रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास में लौटूंगी। उधर मंडी टैक्स को हटाने के विरोध में आज राजस्थान की सभी मंडियां बंद है। आज राजस्थान की 247 मंडियों में व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर की कुकरखेड़ा उपज मंडी में भी व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही व्यापारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने मंडी टैक्स लगाया है, इस टैक्स को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। आज एक दिन का सांकेतिक धरना दिया गया है। अगर केंद्र सरकार ने व्यापारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को वे मजबूर होंगे। राजस्थान के साथ ही हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी मंडियां बंद रखकर विरोध दर्ज कराया गया। क्या तकलीफ है केंद्र सरकार को? जो एक नया कानून आप लेके आए, कह रहे हैं कि कहीं भी माल ले जा सकता है, तो कब रोका था? किसने रोका? रोकता था आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम, आपने हटा लिया, धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु ये जो मंडी टैक्स को, यहाँ मंडी टैक्स लगेगा और बाहर बैठ के काम करेगा तो मंडी टैक्स नहीं लगेगा, ये जो कानून लाए हैं ये दोहरी नीति आपकी अच्छी नहीं है। रामस्वरूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं राजस्थान से। रामस्वरूप, तो मंडियों में व्यापारी हड़ताल पर हैं, क्या कुछ मांग है उनकी, क्या कुछ डिमांड सरकार से वो कर रहे हैं? देखिए, जिस नए कानून में जिस तरह के टैक्स जोड़े गए हैं उसका लगातार विरोध हो रहा है। न केवल आज, इससे पहले भी व्यापारियों ने कई बार जो है धरना प्रदर्शन किया, विरोध जताया है। आज भी प्रदेश की तमाम जो मंडियां हैं 247 सभी बंद हैं। और जयपुर की बात करें तो जयपुर में जो सबसे बड़ी अनाज मंडी है कुकरखेड़ा मंडी, वहां पर तमाम जो व्यापारिक संगठन है उनके प्रतिनिधियों ने वहां पर धरना दिया और साफ तौर पर कहा कि इसको टैक्स को वापस लिया जाए, क्योंकि इसमें कई प्रावधान ऐसे जोड़े गए हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब किसान कहीं भी अपने अनाज को बेच सकता, तो ये पाबंदी पहले भी नहीं थी। कोई आदमी अगर नागौर का है वो जोधपुर में अपना अनाज बेचना चाहे तो बेच सकता है। अगर वो जोधपुर का कोई किसान है वो जयपुर की तरफ लाकर बेच सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अनाज की बिक्री तो होती है। तो इस तरह से जो नया जो कानून जो लाया गया है वो टैक्स का भार बढ़ाने के लिए लाया गया है, तो इसका विरोध जो लगातार किया जा रहा है। साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि अगर व्यापारियों की मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और हड़ताल भी आगे बढ़ाई जाएगी। जी, तो यहाँ पर एक अल्टीमेटम यहाँ पर पूरे व्यापारियों ने सरकार को कहीं ना कहीं दे दिया है। रामस्वरूप, आप बने रहे हमारे साथ। उधर देश में सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार जोधपुर की सेंट्रल जेल का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें सुरक्षाकर्मी कैदियों के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया है। आरोप है कि जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद एक आरोपी की जमानत पर रिहा होने के बाद उसने डांस पार्टी का आयोजन किया, जिसमें जेल सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने जमकर डांस किया। हैरत की बात यह है कि जेल से पार्टी स्थल तक जाने के लिए आरोपी की ओर से एक बस की भी व्यवस्था की गई। इस बस को जेल के अंदर प्रवेश भी दिया गया, लेकिन जेल सुरक्षा गेट पर इस वाहन का कोई रिकॉर्ड तक नहीं है। जेल प्रशासन वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच करवाने की बात कह रहा है। अब जांच के आदेश ये है कि ये महिला प्रहरी जिसका जन्मदिन था उसके द्वारा ये पार्टी का आयोजन किया गया था, और इसमें यदि कुछ भी कोई इलीगल कोई मैटर है तो उसकी जांच की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमारे साथ जुड़े हुए। रामस्वरूप, तो ये जो पूरा जेल प्रकरण सामने आया है, इसमें जांच आखिर कहां तक पहुंची, क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही यहां पर जेल प्रशासन के सामने आ रही है। देखिए, ये जो घटना है वो जेल में तैनात सुरक्षा प्रहरियों और बदमाशों के बीच में एक गठजोड़ का एक नमूना है। हालांकि जेल प्रशासन इस बात से मना कर रहा है कि नहीं, यहाँ कोई बस नहीं आई और नहीं यहाँ के कोई कर्मचारी गए हैं, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है
उसमें साफ नजर आ रहा है कि जो जेल में तैनात है महिला सुरक्षा कर्मी वो डांस कर रही है एक फार्म हाउस पे। और बताया यह भी जा रहा है कि एक बाकायदा जेल कर्मियों को जेल से उस फार्म हाउस तक ले जाने के लिए बस की व्यवस्था की गई थी, अंदर तक जाके बस से उनको लाया गया था, लेकिन उसका भी इंदिरा यानी कि कई रिकॉर्ड जेल में प्रवेश करने का रिकॉर्ड भी वहां पर दर्ज नहीं है। इससे यह कह सकते हैं कि सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध है। हालांकि जो जोधपुर की सेंट्रल जेल है उसको तिहाड़ के बाद में बहुत सुरक्षित जेल माना जाता देश में, तो ऐसे में वहां पर इस तरह की घटना होना बेहद संगीन मामला है। हालांकि जो जेल अधीक्षक कई सवाल यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और जो आपने बोला कि बदमाशों और पुलिस कर्मियों के बीच में जो गठजोड़ है उसको लेकर कई सवाल यहाँ पर खड़े करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। उधर बीकानेर जिले से एक दलित युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ये घटना 16 अगस्त की बताई जा रही है। पीड़ित का नाम धनराज नायक बताया जा रहा है, जिसका पहले अपहरण किया गया और बाद में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। वायरल हुए वीडियो में एक महिला युवक को बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रही है। उधर झुंझुनू की बगड़ नगर पालिका की चेयरमैन सुशीला बुंदेला ने नगर पालिका ईओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशीला बुंदेला ने आरोप लगाया कि दलित होने के कारण नगर पालिका ईओ ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। उन्होंने नगर पालिका ईओ पर काम में बाधा डालने का भी आरोप लगाया है। कोरोना काल चल रहा है तो इतने प्रोग्राम हो रहे हैं, इतने उद्घाटन हो रहे हैं, डबलगढ़ में हुआ, मुकनगढ़ में हुआ है, बगड़ में ही क्यों रोका जा रहा है। मैं एक दलित महिला हूँ, इसलिए मेरे साथ ये बुरा व्यवहार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई इनसे, शायद उसको दबाव हो कुछ, मुझे नहीं पता इस बात का। तो राजनीतिक भेदभाव मानती है इसको? मानती हूँ, हाँ। जनप्रतिनिधियों को अपमानित करने का कार्य किया जा रहा है। आमजन देख रहे हैं, जनता देख रही है कि कौन उनके सुख दुख के अंदर साथ दे रहा है और कौन इस प्रकार की घटनाएं कर रही है। तो कांग्रेस सरकार द्वारा जो प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से इस प्रकार का जो कार्य किया जा रहा है, जल्द ही इसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को भुगतनी पड़ेगी और जल्द ही इस मामले को लेकर हम ऊपर तक जाएंगे, हम आंदोलन तक इस बात को लेके जाएंगे।